सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस यूनियन और स्ट्रक्चर के। पास्ट कुछ वीडियोस हमने बनाई थी यूनियन और स्ट्रक्चर पे, और हमने डिस्कस करा था किस तरीके से यूनियन जो है उसके मेंबर्स को इनिशियलाइज किया जाता है, किस तरीके से यूनियन को सी प्रोग्राम में डिक्लेयर किया जाता है यूजिंग यूनियन कीवर्ड। एंड सिमिलरली विद स्ट्रक्चर हमने देखा था कि किस तरीके से स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को इनिशियलाइज किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में, किस तरीके से उसके यूनियन जो स्ट्रक्चर मेंबर्स होते हैं, सॉरी नॉट यूनियंस, उसके जो स्ट्रक्चर मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से अलग अलग होती है, किस तरीके से उन स्ट्रक्चर्स मेंबर को एक्सेस किया जाता है यूजिंग अ स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड अ डॉट ऑपरेटर। इन सब वीडियोस के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस इन दोनों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में, राइट। ओके, सो स्टार्टिंग विद द यूनियन फर्स्ट, हम पहले स्टार्ट करेंगे यूनियन से। यूनियन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। जो पहला डिसएडवांटेज है यूनियन का, वो है डेटा ओवरराइट। क्या है डेटा ओवरराइट? लेट्स रीड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेटा ओवरराइट। ये पॉइंट क्या कहता है, ये डिसएडवांटेज क्या कहता है? एक्सेसिंग वन मेंबर ऑफ अ यूनियन overwrites the value stored in other members, potentially leading to data corruption if not carefully managed. बेसिकली ये पॉइंट क्या बताता है कि अगर हम एक टाइम पे एक यूनियन मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, तो जो दूसरा यूनियन मेंबर होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? करप्ट हो जाती है। क्या हो जाएगी? करप्ट हो जाएगी अगर उसे केयरफुली मैनेज नहीं किया जाए। क्या हो जाएगी? करप्ट हो जाएगी अगर उसे केयरफुली मैनेज नहीं किया जाए, राइट। सो इस इस पॉइंट का या इस डिसएडवांटेज को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिया गया है। एंड आई होप आपको थोड़ी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं एक स्ट्रक्चर को समझने में और एक यूनियन को समझने में, वो पता होगी कि किस तरीके से यूनियन को डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया जाता है। अगर नहीं भी पता तो मैं एक थोड़ा बेसिक नॉर्मल आइडिया आपको दूंगा, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक यूनियन बनाया है, किस नाम से? डेटा नाम से। और उस यूनियन में कुछ क्या करे हैं, यूनियन मेंबर्स डिक्लेयर करें, नेमली इंट वैल्यू जिसकी टाइप क्या है? इंट। फ्लोट वैल्यू जिसका टाइप क्या है? फ्लोट। और एसटीआर वैल्यू जिसका टाइप क्या है? कैरेक्टर। क्या है जिसका टाइप? कैरेक्टर। और जबकि एसटीआर वैल्यू क्या है? एक एरे है जो कि कितने मेंबर्स होल्ड, कितने कैरेक्टर्स होल्ड कर सकता है? 20, राइट। अब हमने क्या करा, मेन फंक्शन में इस यूनियन डेटा नाम के जो हमने यूनियन बनाया उसका एक डिक्लेयर करा हमने यूनियन वेरिएबल। क्या डिक्लेयर करा? यूनियन वेरिएबल। अच्छा, अब इस यूनियन वेरिएबल का रोल क्या है? इस यूनियन वेरिएबल का रोल ये रहेगा कि ये यूनियन वेरिएबल या तो क्या कर सकता है, इसके दो दो रोल रहते हैं कि ये इन यूनियन मेंबर्स को क्या कर सकता है? वैल्यू असाइन कर सकता है, और इनकी वैल्यूज को एक्सेस भी कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो यूनियन वेरिएबल है ये क्या कर सकता है? इन यूनियन मेंबर्स को वैल्यू असाइन भी कर सकता है और इनकी वैल्यूज को एक्सेस भी कर सकता है। किसकी हेल्प से? वाया वाया अ डॉट ऑपरेटर, राइट। हमने यहाँ पे क्या करा, जो मैंने बताया अभी, कि डेटा और डॉट ऑपरेटर का यूज करके क्या करा मैंने, इस यूनियन मेंबर इंट वैल्यू को क्या करी, एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर दी, और उस वैल्यू को क्या करवा दिया? प्रिंट करवा दिया। सिमिलरली मैंने क्या करा, फ्लोट वैल्यू जो था उसको क्या करी, डेटा, यही हमारा जो यूनियन वेरिएबल था उसका यूज करके उसको कुछ वैल्यू असाइन कर दी, राइट। क्या वैल्यू दी? 3.14। और उस वैल्यू को क्या करवा लिया? प्रिंट करवा लिया, राइट। अब मैंने ये दो स्टेप करने के बाद, इंटीजर वैल्यू को देने असाइन करने के बाद और प्रिंट करवाने के बाद, फ्लोट वैल्यू देने के बाद और उसको प्रिंट करवाने के बाद, मैंने क्या करा, जब मैंने फ्लोट वैल्यू को असाइन करवा दिया, अब मैंने क्या करा, नेक्स्ट मैंने एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखी जिसमें मैंने क्या करा, मैंने इंटीजर वैल्यू को जो पहले डिक्लेयर करी थी फ्लोट वैल्यू से, उसको क्या करने की कोशिश करी? प्रिंट करवाने की कोशिश करी, राइट। क्या करने की कोशिश करी? प्रिंट करवाने की कोशिश करी। अभी हम देखेंगे कि इसका क्या आउटपुट आता है, उससे पहले एक बार इस पूरे कोड के स्ट्रक्चर को और फ्लो को समझ लेते हैं, और मैं समझाऊंगा अभी कि किस तरीके से या क्या रीजन है जो ये आउटपुट आ रहा है, राइट। फिर मैंने क्या करा, मैंने जब इंटीजर वैल्यू को असाइन करा करने का ट्राई करा फ्लोट के बाद, मैंने फिर क्या करा, मैंने एक स्ट्रिंग कॉपी कर दी, किसमें? जो मैंने ऊपर एस वैल्यू नाम का जो मैंने एरे क्रिएट करा था जिसका साइज क्या था? 20, उसमें मैंने क्या वैल्यू डाल दी? हेलो। तो ये हेलो क्या होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। जैसे पहले एच होगा, फिर ई होगा, फिर एल होगा, फिर से एल होगा, और फिर ओ, राइट। और मैंने क्या करा, उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग को असाइन करने के बाद, उसको प्रिंट करवाने के बाद, मैंने क्या करा, मैंने फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट लिया और उसमें क्या करी, जो फ्लोट वैल्यू थी हमारी, वो जो हमने ऊपर फ्लोट वैल्यू ली थी 3.14, उसको क्या करने का ट्राई करा, उसको प्रिंट करवाने का ट्राई करा, राइट। और हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया इस प्रोग्राम को एंड। बेसिकली जो इस प्रोग्राम का आउटपुट अगर हम देखें तो क्या आना चाहिए, सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए इंटीजर वैल्यूज, राइट, जो 42 था, सबसे पहले 42, देन ये 3.14, और फिर क्या है, इंटीजर आफ्टर असाइनिंग फ्लोट,
क्या आउटपुट दे रहा है? डेटा डॉट इंट वैल्यू। तो मतलब फिर से क्या प्रिंट होनी चाहिए? 42, राइट? ओके। तो फर्स्ट क्या है? 42। फर्स्ट आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? 42। थर्ड आउटपुट में 3.14। एंड फिर से थर्ड आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? 4.12। एंड फोर्थ आउटपुट जो होगा हमारा, उसमें क्या मिलना चाहिए हमें? उसमें हमें मिलना चाहिए हेलो। और हमारे फिफ्थ आउटपुट में हमें मिलना चाहिए क्या? 3.14। लेकिन लेकिन जब ये प्रोग्राम रन होगा तो इसका आउटपुट जो है वो क्या आएगा? वो आएगा कुछ इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से। ओके। सो पहले तो हमें इंटीजर मिल जाएगा 42, देन हमें क्या मिल जाएगा? फ्लोट मिल जाएगा। लेकिन जो हमने हमारी थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी, इंटीजर आफ्टर असाइनिंग फ्लोट, इंटीजर आफ्टर असाइनिंग फ्लोट, उसमें क्या आना चाहिए था? 42 आना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ क्या करा? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इंट वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं ना, और इंट वैल्यू में हमने क्या वैल्यू असाइन करी? 42। तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 42। लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है? जीरो। क्या मिल रहा है? आउटपुट जीरो। सिमिलरली हेलो तो एज इट इज प्रिंट हो गया, लेकिन हेलो के बाद जब हमने फिर से फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहा तो हमें क्या मिल गया? 0.00। तो बेसिकली ऐसा क्यों है? तो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर यूनियन का पता हो, तो यूनियन किस बेसिस पे काम करता है या किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है? यूनियन काम करता है हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन के कंसेप्ट पे। किस पे काम करता है? मेमोरी यूटिलाइजेशन के कंसेप्ट पे। किस कंसेप्ट पे? मेमोरी यूटिलाइजेशन के कंसेप्ट पे। या हम कह सकते हैं जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे अ, हमारा जो की फोकस हो वो हम हमें किस पे रखना हो, कितनी मेमोरी को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है, तो उस केस में यूज होता है यूनियन। और यूनियन की एक प्रॉपर्टी और है कि अगर यूनियन मेंबर्स हैं, अगर कुछ यूनियन मेंबर्स डिक्लेयर करे गए हैं, जैसे यहाँ पे यूनियन मेंबर्स डिक्लेयर करे गए तीन, पहला इंटीजर टाइप का, दूसरा फ्लोट टाइप का, और तीसरा कैरेक्टर टाइप का। सो इस पूरे यूनियन को जो मेमोरी एलोकेट होगी, इस पूरे यूनियन डेटा को जो मेमोरी एलोकेट होगी, वो किसके इक्वल होगी? इन यूनियन मेंबर्स में जो सबसे बड़ा होगा, इन यूनियन मेंबर्स में जो सबसे बड़ा होगा। सो इन सभी यूनियन मेंबर्स में सबसे बड़ा जो है वो कौन है? फ्लोट डेटा टाइप। क्या है? या फ्लोट वेरिएबल। क्या है? फ्लोट। सो इस यूनियन को डेटा को जो साइज असाइन हुआ होगा, वो किसके इक्वल होगा? इस फ्लोट डेटा टाइप के, राइट? और यूनियन क्या करता है? एक मेमोरी एलोकेशन पे या एक मेमोरी पे क्या करता है? एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूनियन मेंबर को क्या करवाता है? स्टोर करवाता है। क्या कराता है? एक टाइम पे एक ही यूनियन मेंबर को स्टोर कराता है। सो यहाँ पे जब हमने इंट वैल्यू को रन किया, या जब हमने ये वैल्यू असाइन करी, डेटा डॉट इंट वैल्यू इक्वल्स टू 42, तो क्या हुआ होगा उस मेमोरी पे क्या हुआ होगा? 42 चला गया होगा, राइट? और हमने क्या करता? वैल्यू असाइन करने के बाद उसको प्रिंट करवा लेता, ठीक है? अब हमने जो थर्ड स्टेप में करा, हमने क्या करा? अब हमने कर दी एक फ्लोट वैल्यू असाइन। क्या कर दी? फ्लोट वैल्यू असाइन, और उसको प्रिंट करवा लिया। सो बेसिकली उस मेमोरी एलोकेशन पे जो पहले 42 वैल्यू थी, उसको क्या कर दिया होगा? सी कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली कर दिया होगा डिलीट। क्या कर दिया होगा? डिलीट। और वहां पे क्या रख दी होगी? नई वैल्यू रख दी होगी। क्या रख दी होगी? नई वैल्यू रख दी होगी। और इसी तरीके से जब हमने क्या करा, ये नई वैल्यू जो फ्लोट थी, उसको क्या करा? स्टोर करवाया और उसको प्रिंट करवा दिया, राइट? अब जब हमने क्या करा, फिर से जो हमारी इंटीजर वैल्यू थी उसको एक्सेस कराने का ट्राई करा, तो हमें आउटपुट में क्या मिला? हमें आउटपुट में मिला यहाँ पे जीरो। इंटीजर आफ्टर असाइनिंग फ्लोट जीरो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो इंटीजर वैल्यू थी, अब जब फ्लोट वैल्यू स्टोर कराई तो उसने इंटीजर वैल्यू को डिलीट कर दिया, तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट कहाँ से होगी? तो इसलिए उसने क्या करा? एक गार्बेज वैल्यू क्या कर दी? रिटर्न कर दी, जो कि थी क्या? जीरो। ऐसे ही सिमिलरली जब हमने क्या करा, स्ट्रिंग स्टोर कराई हेलो, और उसको प्रिंट करवाया, और जब हमने क्या करा, उसको उसके बाद में हमने फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करवाने का ट्राई करा, तो क्या हुआ? तो क्या मिला? फ्लोट वैल्यू को जैसे ही प्रिंट करवाने का ट्राई करा, तो हमें क्या मिला? जीरो जीरो मिला। क्या थी ये? जीरो जीरो, ये गार्बेज वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि फ्लोट हमने पहले क्या करा था? हमने पहले फ्लोट वैल्यू को असाइन करा था, राइट? और फ्लोट वैल्यू के बाद हमने क्या कर दिया? हमने स्ट्रिंग को रख लिया। अब इस स्ट्रिंग की वजह से उसने क्या करा होगा? क्योंकि मेमोरी लोकेशन तो एक ही है, इसने इस फ्लोट वैल्यू को कर दिया होगा डिलीट, और उसकी जगह पे क्या स्टोर कर दिया होगा? स्ट्रिंग को। और जब आप स्ट्रिंग के बाद अब इस फ्लोट वैल्यू को असाइन एक्सेस करने का ट्राई करने का कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या देगा? आपको देगा एक गार्बेज वैल्यू। सो ये था आपका फर्स्ट डिसएडवांटेज। अब आता है हमारा सेकंड डिसएडवांटेज यूनियंस का। वो क्या कहता है? वो कहता है लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है यूनियन। क्या होती है? लिमिटेड फंक्शनैलिटी। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका। डेफिनेशन क्या कहता है? यूनियंस आर नॉट सुटेबल फॉर सिचुएशंस वेयर यू नीड टू एक्सेस मल्टीपल डेटा मेंबर्स साइमल्टेनियसली। यूनियंस आर नॉट सुटेबल फॉर सिचुएशंस वेयर यू नीड टू एक्सेस मल्टीपल डेटा मेंबर्स साइमल्टेनियसली। तो ये पॉइंट क्या बताता है? ये पॉइंट कहता है कि यूनियन ऐसी जगहों पे सुटेबल नहीं है जहाँ पे आपको क्या करना हो, एक साथ क्या करना हो, एक साथ सारे यूनियन मेंबर्स को या एक से ज्यादा यूनियन मेंबर्स को क्या करना हो? एक्सेस करना हो। तो ऑब्वियसली वो हमने अभी ऊपर देखा कि हमने क्या करा, जब हमने इंटीजर वैल्यू पास करी, और उसके बाद हमने जब फ्लोट वैल्यू पास करी, और हमने थर्ड स्टेप में अगर इंटीजर जो हमने पहले फर्स्ट स्टेप में इंटीजर वैल्यू पास करने का ट्राई करा था, उसको एक्सेस करा फिर से फ्लोट के बाद, तो हमें क्या दे रहा है? जीरो दे रहा है।
तो ऑब्वियसली ये क्या बताता है कि जो यूनियन है उसकी ये डिसएडवांटेज है या ड्रॉबैक है कि आप उसमें एक बार में क्या नहीं कर सकते, मल्टीपल डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। ओके। सो इसका भी हमारे पास क्या एक प्रोग्राम है, फिर से वही एक यूनियन बना लिया, किस नाम से, डेटा के नाम से। उस यूनियन में कुछ यूनियन मेंबर्स डिक्लेयर कर दिए कि किस नाम से, इंट वैल्यू के नाम से, फ्लोट वैल्यू के नाम से और एसटीआर वैल्यू के नाम से। इंट वैल्यू को डेटा टाइप असाइन किया इंट, फ्लोट वैल्यू को असाइन किया फ्लोट, और कैर वैल्यू एसटीआर वैल्यू को असाइन किया क्या, कैर, राइट। ओके। अब हमने क्या करा, मेन फंक्शन में हमने फिर से वही क्या करा, एक यूनियन मेंबर बनाया किस नाम से, यूनियन वेरिएबल बनाया किस नाम से, डेटा नाम से, और फिर से क्या करी, वैल्यूज असाइन करी। तो वही क्या करा, इंट वैल्यू को तो असाइन करी 42 और उसको प्रिंट करा लिया, फिर फ्लोट वैल्यू को असाइन करी 3.14, उसको क्या करा, प्रिंट करवा लिया। फिर से जो हमने ये एसटीआर वैल्यू नाम का जो ये एरे बनाया था उसमें क्या करे, हेलो पास करा और उसको भी क्या करा, प्रिंट करवा लिया। अब हमने क्या करा, ये तीन वैल्यूज का इनपुट लेने के बाद हमने और तीन आउटपुट देने के बाद हमने क्या करा, फोर्थ आउटपुट में जो हमने फोर्थ प्रिंट स्टेटमेंट लिखी उसमें हमने क्या करा, हमने इंटीजर वैल्यू को क्या करवाना चाहा, प्रिंट करवाना चाहा। सो हमें क्या में आउटपुट मिलेगा, उसका हमें आउटपुट मिलेगा ये इंटीजर 42, जो कि वैल्यू थी, हमने जो इंटीजर उसमें इंट वैल्यू में डाली थी 42, करेक्ट है। फिर हमने क्या करा था, फ्लोट में जो वैल्यू डाली 3.14 फिर से वही मिली, और जो स्ट्रिंग में डाली हेलो वही मिली, राइट। अब जब मैंने इंटीजर वैल्यू को जो मैंने यहाँ पे 42 असाइन करी थी उसको एक्सेस करने का ट्राई करा तो मेरे को क्या मिला, आउटपुट 0। सो ये बेसिकली किससे कोरिलेट करता है, ये ऊपर जो मैंने पॉइंट बताया था उससे ही कोरिलेट करता है कि क्या यूनियन जो होगा वो एक ही मेमोरी पे क्या करता है, एक ही मेमोरी एलोकेशन पे क्या करता है, सारे यूनियन मेंबर्स को स्टोर कराता है, वो हर यूनियन मेंबर्स के लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट नहीं करता। तो एंड यही ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाते, एक बार हमने अगर एक मेंबर को, यूनियन मेंबर को डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद अगर हमने दूसरे यूनियन मेंबर को कुछ वैल्यू असाइन करी या डिक्लेयर करा तो हम प्रीवियस मेंबर को क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। एंड यही था हमारा इसका सेकंड डिसएडवांटेज, राइट। ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड एडवांटेज, क्या कहता है, पोटेंशियल फॉर अनडिफाइंड बिहेवियर। इफ यू ट्राई टू एक्सेस यूनियन मेंबर दैट हैजंट बीन प्रॉपर्ली इनिशियलाइज्ड, इट कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अच्छा, ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप यूनियन मेंबर्स को ढंग से इनिशियलाइज नहीं करोगे, ढंग से असाइन नहीं करोगे तो वो क्या देगा, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा या एरर देगा। सो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, एक ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है जो कि क्या कहती है कि अगर हम बेसिकली देखें तो अगर आप किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में अगर फ्लोट वैल्यू स्टोर कराएंगे तो वो क्या देगा, ऑब्वियसली एरर देगा। अगर किसी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में अगर आप क्या करेंगे, फ्लोट वैल्यू स्टोर कराएंगे तो वो भी एरर देगा। सो ये क्या है, बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि अगर किसी भी यूनियन मेंबर को ढंग से इनिशियलाइज ना किया जाए तो वो क्या देगा, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा या एरर देगा, राइट। सो ये तीन पॉइंट्स तो थे डिसएडवांटेजेस किसके बारे में, यूनियंस के बारे में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, अभी स्ट्रक्चर क्या कहता है, मेमोरी यूसेज। स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है स्ट्रक्चर का वो क्या है, मेमोरी यूसेज। स्ट्रक्चर्स कंज्यूम मोर मेमोरी देन यूनियंस बिकॉज ईच मेंबर इज एलोकेटेड इट्स ओन सेपरेट स्टोरेज स्पेस, राइट। सो यूनियन और स्ट्रक्चर जो दोनों ही है, दोनों ही क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो यूनियन है वो क्या करता है, एक ही मेमोरी एलोकेट करता है, जबकि जो यूनियन है वो क्या करेगा, अपने जो इतने सारे यूनियन मेंबर्स हैं उनको क्या करेगा, एक ही मेमोरी एलोकेट करेगा। जबकि स्ट्रक्चर उसका अपोजिट है, स्ट्रक्चर क्या करेगा, जो भी उसके स्ट्रक्चर मेंबर्स होंगे सबको अलग अलग मेमोरी क्या करेगा, एलोकेट करेगा। सो इस डिसएडवांटेज का एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिया है यहाँ पे। हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर लिया है डेटा स्ट्रक्ट के नाम से, और उस स्ट्रक्चर में कुछ इंटीजर वैल्यूज पास करी, नेमली इंट वैल्यू जो कि किस टाइप का, इंट का, फ्लोट वैल्यू फ्लोट टाइप का, और एसटीआर वैल्यू नाम का एक एरे लिया जो कितने मेंबर होल्ड कर सकता है, 20 मेंबर्स, और किस टाइप का, कैरेक्टर। सिमिलरली मैंने क्या करा, यहाँ पे एक यूनियन लिया है किस नाम से, डेटा यूनियन नाम से, और उसमें यूनियन मेंबर्स लिए हैं तीन, किस नाम से, इंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू और एसटीआर वैल्यू, जैसे ऊपर स्ट्रक्चर में करे थे, राइट। अब मैंने मेन फंक्शन में क्या करा, मेन फंक्शन में मैंने स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाया और एक यूनियन का वेरिएबल बनाया। अब क्योंकि ये क्या है, ये क्या होते हैं, ये वेरिएबल जो हैं ये इंस्टेंस होते हैं, क्या होते हैं, इंस्टेंस होते हैं, किसके, ये डेटा स्ट्रक्ट जो है इंस्टेंस वेरिएबल है किसका, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया डेटा स्ट्रक्ट उसका। और जो ये डेटा यूनियन वेरिएबल है ये क्या है, इंस्टेंस है किसका, डेटा यूनियन जो हमने यूनियन डिजाइन करा है उसका। सो बेसिकली अगर हम क्या चाहें, अगर हम इन स्ट्रक्चर की साइज पता करना चाहें तो हम इन वेरिएबल्स का यूज करके उन स्ट्रक्चर्स का और उन यूनियन का साइज पता कर सकते हैं। सो हमने वही करा कि हमने क्या करा, जो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है हमने उस स्टेटमेंट में क्या प्रिंट करवाना चाहा, जो हमारा डेटा स्ट्रक्ट नाम का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था या जो फर्स्ट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर करा था उसका साइज पता करना चाहा हमने, राइट। सो यहाँ पे क्या करा, साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्ट परसेंटाइल जेड यू। अब ये परसेंटाइल जेड यू क्या करेगा, ये सी कंपाइलर को बताएगा कि भैया जो तुम प्रिंट करवाना चाह रहे हो, आउटपुट देना चाह रहे हो, वो क्या है, वो क्या है, वो वैल्यू है किसकी, वो कि कोई वेरिएबल कितने बाइट्स का है, ये बताएगा
कि जो वेरिएबल है वो कितने बाइट्स का है, और ये साइज ऑफ क्या करेगा, साइज ऑफ रिटर्न करेगा, क्या साइज क्या करेगा, उस वेरिएबल का साइज। और ये सी कंपाइलर को बताएगा परसेंटेज जेड कि हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं, साइज प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें दे देगी क्या, स्ट्रक्चर का साइज। और जो सेकंड स्टेटमेंट है सिमिलरली ये भी क्या करेगी, ये हमें दे देगी साइज किसका, यूनियन का, एंड रिटर्न 0। सो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। सो जब हम ये कोड रन करेंगे तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। डेटा स्ट्रक्ट नाम का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसका साइज क्या है, 28 बाइट्स। और जो डेटा यूनियन नाम का हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया था उसका साइज क्या है, 20 बाइट्स। सो इस पॉइंट से क्या क्लियर होता है, इस पॉइंट से ये क्लियर होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली क्या करेगा, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा इन कंपैरिजन टू यूनियन। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि क्या कहता है, एज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, मैनेजिंग एंड एक्सेसिंग देम कैन बिकम कॉम्प्लेक्स। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें कितने मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे। अब मान लीजिए हम इसमें क्या करने लगे, हम इसमें 50 मेंबर्स लें, तो क्या उन 50 मेंबर्स को एक्सेस करना, मैनेज करना ईजी होगा, बिल्कुल नहीं ईजी होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 मेंबर्स को एक्सेस करना, इनिशियलाइज करना क्या हो सकता है, मैनुअली इजी है, मैनुअली पॉसिबल है, लेकिन 50 मेंबर्स को एक्सेस करना और इनिशियलाइज करना क्या है, वेरी टीडियस टास्क है, मैनुअली, राइट। सो इस केस यही जो हमारा ये डिसएडवांटेज है, ये क्या बताता है, यही बताता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यूनियन और स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस में इन कोडिंग के इन कोड्स की हेल्प से। थैंक यू।